देखिए, फिलहाल एक प्रॉब्लम चल रही है। वो क्या है कि सिलेबस कंप्लीट किया जाए, नोटबुक कंप्लीट किया जाए और उस सिलेबस और नोटबुक के हिसाब से एक एग्ज़ाम ले लिया जाए और उसमें नंबर आ गए तो बच्चा बढ़िया। लेकिन वही बच्चा जब उसको उस अपने एजुकेशन को रियल लाइफ़ में अप्लाई करने जाता है तो आम तौर पर वो फ़ेल हो जाता है। वो फ़ेल इसीलिए हो जाता है बिकॉज़ हमने उसको सिलेबस कंप्लीशन पे फ़ोकस कराया है, उसको चीज़ों को याद करने में फ़ोकस कराया है, ट्रिक दे दिए हैं। आजकल ये बहुत प्रचलन चल गया है ट्रिक्स का। मैथ्स में ट्रिक्स, यहाँ पे ट्रिक्स, अरे ट्रिक देते जाओगे, ट्रिक एक दिन तुमको ट्रिक कर देगा। मार दिए टिक। आगे बढ़ें उससे पहले मैं अपने बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहूँगा। मेरा नाम श्रेयांश तुकड़ है और मैं रायपुर में स्थित अरिहंत फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में क्लास 8 से 10 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। देखिए, मैं आपको बहुत भारी-भारी वर्ड्स बोलकर ये क्या होते हैं ऐसा कहना नहीं चाहता। मैं सिर्फ़ आप लोग को इतना बताना चाहता हूँ मेरा एक्सपीरियंस 4 से 5 साल पढ़ाने का और उससे पहले अपने जीवन भर पढ़ने का सिर्फ़ इतना सा हुआ है, एजुकेशन से एक इंसान के जीवन में क्लैरिटी आनी चाहिए। क्लैरिटी कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए कि मैं ये कभी नहीं कहता बच्चों कि थ्योरी बेकार है, थ्योरी से लाइफ़ में कुछ नहीं होता। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक सिक्का होता है ना, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक होता है हेड्स, एक होता है टेल। आपके एजुकेशन के पूरे स्पैन में थ्योरेटिकल नॉलेज कॉइन का एक साइड है और प्रैक्टिकल नॉलेज कॉइन का दूसरा। बिना थ्योरेटिकल नॉलेज के अप्लाई कैसे करोगे? थ्योरी को गेन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी के नाम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ बुकें भरना, नोटबुक भरना और मार्क्स के पीछे भागना, वह गलत है। समझिएगा इस बात को। प्रैक्टिकल नॉलेज क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब कुछ सीखे हो तो उसे अप्लाई करो, राइट? ये एक चीज़ है जो मैं बच्चों के एंड पे बोलूँगा आई एग्री विथ यू ऑल कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज कम मिलता है। लेकिन सिर्फ़ प्रैक्टिकल नॉलेज हो तभी पढ़ने में मज़ा आता है, थ्योरी बोर होता है। बच्चा अगर ऐसा कहता है, तो बच्चा भी गलत है। मैं यहाँ पर खड़े होके आप सभी को जितने भी पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप जिस साइड से कॉइन को देख रहे हो, सिर्फ़ वही सही है, नहीं होना चाहिए। ये जो क्लैरिटी है मेरे पास कि मेरे को थ्योरी भी ज़रूरी है लाइफ़ में, मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है, यह काम है एजुकेशन का जो हमारे दिमाग में वह भरती है। तो मेरे लिए आर्यन फाउंडेशन इंस्टीट्यूट में सिर्फ़ इतनी सी बात है, एक बच्चे के जीवन में हमने क्लैरिटी लाना शुरू कर दिया। अब ये कहते वक़्त आपको बड़े-बड़े वर्ड्स की जो बात कर रहा था, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, वी नीड टू लर्न, वी नीड टू एक्सपीरियंस इट, ठीक, बट समझ में आना चाहिए। अगर कई बार कोई चैप्टर सिर्फ़ थ्योरी ही पढ़-पढ़ के समझ में आता है, तो बुराई नहीं है। सिर्फ़ मैं इतना सा कहना चाह रहा हूँ, कई चैप्टर्स आपके बुक में ऐसे हैं जिनकी डिमांड सिर्फ़ थ्योरी की है। पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है, एग्ज़ाम में लिखना पड़ता है, उतना कीजिए। लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका रियल लाइफ़ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन शानदार है। वो मैं कैसे सिखाता हूँ, आगे आपको बताऊँगा। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स चारों के चारों सब्जेक्ट्स हैं, उनका रियल लाइफ़ में बहुत शानदार एप्लीकेशन है। मैथ्स को लेकर कई लोग ऐसी बातें करते हैं, सर हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों सीखें? ट्रिग्नोमेट्री से हमारे रियल लाइफ़ में क्या काम आएगा? ज्योमेट्री से क्या काम आएगा? सिर्फ़ इतना सा कहना चाहूँगा बच्चों, आप लोग जो अपने दोस्तों को जीपीएस पे लोकेशन भेजते हो ना, बिना ट्रिग्नोमेट्री के वो हो नहीं सकता। आपको नहीं पढ़ना है ना शायद मैथ्स, लेकिन कोई ना कोई आपका तो फ्रेंड है ना जो पढ़ के एक दिन ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएगा जिसको आप जीपीएस का नाम दे दोगे। आप जहाँ किसी नए जगह में रहते हो, फ्रेंड से फ़ोन पे बात करते हो या घर वालों से कहाँ पर हो? अरे मुझे खुद को नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ, पहली बार तो आया हूँ। इस प्रकार से रहते हो, ये प्रॉब्लम थी पहली। प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया गया? देखिए, जीपीएस का आविष्कार हो गया। अरे यार नहीं पता देखो मैं तुमको जीपीएस को लोकेशन भेज रहा हूँ, ऑन कर लो, आ जाओ। एक ऐसी जगह जहाँ आप उसका लोकेशन नहीं जानते, आपका दोस्त वह लोकेशन नहीं जानता, लेकिन आप दोनों सिर्फ़ अपनी लोकेशन बता के पास आ सकते हो। ये अगर रियल लाइफ़ एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या है फिर? ये मैथ से आता है। आज मैं आप लोगों को कुछ एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ, जहाँ पे आप देखो और समझो कि रियल लाइफ़ एप्लीकेशन कितना है इन सब्जेक्ट्स का। चलिए, मान लीजिए एक बॉल है जिसको मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ। तो जब कभी भी इस बॉल को मैं नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, तो उसका बॉल का मोशन का डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर। लेकिन ये जो हमारी अर्थ है, वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचना चाहती है। अपनी तरफ खींचती है, तो उसमें वो ताकत लगाती है। तो उस ताकत को लगाते वक़्त एक पैरामीटर होता है, जो कहलाता है स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
कभी भी अगर आप बॉल को ऊपर फेंक रहे हो तो जो जी का वैल्यू होता है वह नेगेटिव लग जाता है। क्यों भला? क्योंकि भैया एक जो मोशन है वह ऊपर जा रहा है, उस मोशन को ऑपोजिट डायरेक्शन में करने की बात कौन कर रहा है? जी। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन होता है तब वहां पर ओवरऑल जो जी का वैल्यू आता है वह नेगेटिव आता है, वह यह बताता है कि डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन मान लीजिए आप ऊपर से एक बॉल को नीचे की तरफ फेंक रहे हैं। जब एक बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो उस बॉल का मोशन का डायरेक्शन भी कहाँ है? नीचे। और वह ग्रेविटी भी कहाँ खींच रही है उसको? तो दोनों चीज कहाँ जा रहे हैं? जब दो एक चीज को आप दो लोग फोर्स लगाकर एक ही डायरेक्शन में डाल रहे हो तो उस पॉइंट पे जी का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। सिंपल सी बात है। आपको सिर्फ रटा दिया जाता है जी का वैल्यू पॉजिटिव, जी का वैल्यू नेगेटिव, आप ऐसे कर दो। क्यों कर दो? अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज सिखाना चाहूंगा केमिस्ट्री के। ये है कंबशन। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कंबशन में CH4 और O2 को रिएक्ट कराते हैं तो इस तरीके से फ्लेम बाहर आती है। क्यों होता है? क्योंकि CH4 और O2 रिएक्ट करके CO2 और वाटर बनाते हैं। अब यह आपको दिखता नहीं है, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री एक एब्स्ट्रैक्ट स्टडी के रूप में देखा जाता है। इसमें पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि ये आप उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, बैक ट्रैक करके उसकी थ्योरी पढ़ते हैं और थ्योरी की थोड़ी सी प्रिडिक्शन करते हैं कि अगर ये दोनों केमिकल रिएक्ट करेंगे इस तरीके से तो ऐसा प्रोडक्ट बनना चाहिए। तो उसके लिए हम ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट किया गया जहां पर हमारा जो प्रोडिक्टेड आंसर था वो प्रूफ हो गया। ये केमिस्ट्री की एक खूबसूरती है। आपको दिखती नहीं है जैसा कि फिजिक्स आपको होते हुए दिखता है, लेकिन अगर आप उसकी स्टडी करें, बैक ट्रैक करके उसका थ्योरी बनाए, थ्योरी को पढ़ के वापस प्रेडिक्ट करें कि भैया हाँ एक्सपेरिमेंट करेंगे ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, अगर आपने वो सही कर लिया तो आपने सही तरीके से कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया था। अगर गलत हुए तो समझ जाना कि आपने लगाया था लॉजिक वो गलत हो गया। आइए अब मैं आप लोगों को बायोलॉजी को अपने तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यह जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन की, यह मेरे घर की बाउंड्री हो गई है, ये मेरे घर के बाहर का और ये मेरे घर के अंदर का। तो मैं अपने घर के अंदर किसी को भी आने नहीं दूंगा। अब देखिए भाई, मेरा घर छोटा है, उतना बड़ा नहीं है कोई हाथी आ सके। तो हमारे जो घर का दरवाजा होता है उसका अपना एक साइज फिट होता है, तो उस साइज में फिट होने वाले जो भी लोग हैं वो घर में आ सकते हैं। ये पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, हर कोई ऐसे मेरे घर में नहीं आएगा। जो मेरे को जानता है, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरे अपने हैं वो मेरे घर पे आएंगे, राइट? तो मैं हर किसी को आने नहीं दूंगा, सेलेक्टिव रहूंगा अपने घर में लोगों को लाने के लिए। और अगर मेरे घर से बाहर किसी को जाना है तो रीजन होना चाहिए। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिवली परमिएबल है और यह है जो मेरा दरवाजा है वो इस परमिएबिलिटी को होने के लिए कंप्लीट करवाता है। तो ये हो गया इनसाइड द सेल, ये हो गया आउटसाइड द सेल। सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री हमने समझ ली। कैसा लगा आप लोगों को मेरा छोटा छोटा फिजिक्स का एग्जाम्पल, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल और बायोलॉजी का एग्जाम्पल? रही बात मैथ्स की, तो मैं अक्टूबर के महीने से सब बच्चों के लिए क्लास 9 और 10 खासकर वीकेंड क्लासेस रख रहा हूँ, जहाँ पर मैं बच्चों को अपने ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस वाले टॉपिक्स को बारे में बताऊंगा। वीकडे क्लासेस भी रहेंगी, वीकेंड क्लासेस भी रहेंगी। जो भी बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहता है, प्लीज कनेक्ट विथ मी बाय द एंड ऑफ सितंबर, और अक्टूबर के महीने से लेकर जनवरी के महीने तक आइए, मुझसे जुड़िए और थ्योरी तो थ्योरी और प्रैक्टिकल तो फिर धांसू प्रैक्टिकल। इतना कहना चाहूँगा सभी माता पिताओं से और बच्चों से, ऐसा रॉक सॉलिड कॉन्सेप्ट होना चाहिए बच्चों को। ये मैं करवाने की पूरी क्षमता रखता हूँ। अगर आप लोगों को लगे कि मुझको मौका देना चाहिए तो जुड़िए मेरे साथ फ्रॉम द 1st ऑफ अक्टूबर